Today we are going to discuss the commencement of business. That was section 11, but which is omitted. Congratulation, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है. So अगर आप नवंबर 2016 के जो अपने ये आरटीपी थे वहां पे अमेंडमेंट्स का लिस्ट देखोगे तो 2015 का एक नोटिफिकेशन आया था जिसके कारण ये जो पॉइंट है वो ओमिट हो चुका है. Okay, now we are going directly towards the registered office of the company, section number 12. सेक्शन 12 ऑफ द 2030. तो रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब क्या फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रजिस्ट्रेशन होता है ना जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में, व्हेन वी आर गोइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन आरओसी को कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करना है. तो कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई एक प्रॉपर और रेगुलर और परमानेंट एड्रेस चाहिए जहां पे वो कम्युनिकेट कर सके. तो यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस इसीलिए डिफाइन की जाती है, इसके एक रीजन है कि आपको कम्युनिकेशन के लिए एक एड्रेस मिलेगा और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको रजिस्ट्रार जो है उस रजिस्ट्रार का जो अपना जुरिस्डिक्शन है वो आपको पता चलेगा कि किस रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन में या फिर उसके कार्य क्षेत्र में आपका जो ऑफिस है वो रिसाइड है, और वहां पे आपको ये सारा फाइलिंग ऑफ रिटर्न वगैरह ये सब करना होता है. तो रजिस्टर्ड ऑफिस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है. हालांकि जब मेमोरेंडम की बात करें तो इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है जिसमें 15 डेज की छूट दी जाती है. तो देखिए यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए बताया सेक्शन नंबर 12 ऑफ 2013 टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फॉर द कम्युनिकेशन एंड सर्विस ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, नोटिस, लेटर्स एक्सेट्रा. The domicile and the nationality of the company is determined by the place of its registered office. This is also important for determining the jurisdiction of the court. तो किस कोर्ट के jurisdiction में आपकी ये रजिस्टर्ड ऑफिस है जहां पे आपके ऊपर मुकदमा अगर कोई चलना है तो चल सकता है, या फिर वहां पे ही लीगल सूट फाइल हो सकता है, अदरवाइज नॉट. तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आगे देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस. सो फ्रॉम द 15th डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, अंडरलाइन कीजिए 15th डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के 15वें दिन से एंड एट ऑल द टाइम्स देयर आफ्टर द कंपनी शैल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी कि विद इन 15 डेज. सो सबसे पहली बात रजिस्टर्ड ऑफिस के केसेस में हमारे पास है कि विद इन 15 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एटलीस्ट 15 दिनों में आपके पास एक प्रॉपर रजिस्टर्ड ऑफिस होनी ही चाहिए. आगे देखिए नेक्स्ट आपको बताया है कि वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस. तो पॉइंट नंबर 2 आपके पास है वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस. तो यहां पे जो आरओसी में आपने डॉक्यूमेंट फाइल करवा उसमें जो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आपने दिया है वहां पे आरओसी अगर चाहे तो किसी भी ऑफिसर को भेज के उसका वेरिफिकेशन करवा सकते हैं कि हाँ भाई सच में वहां पे किसी एस्टेब्लिशमेंट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एग्जिस्टेंस में है या वो फेक एड्रेस है. तो देखिए यहाँ पे लिखा है कंपनी शैल फर्निश टू द रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. तो रजिस्ट्रेशन के लिए इनके पास 30 डेज है, 30 डेज. आगे नेक्स्ट, यस, लेबलिंग ऑफ द कंपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. लेबलिंग ऑफ द कंपनी, लेबलिंग ऑफ द कंपनी का मतलब क्या है? तो रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर एक साइन बोर्ड होना चाहिए. वो साइन बोर्ड लेजिटिमेट फॉन्ट में कंपनी का नाम उसके ऊपर छपा हुआ होना चाहिए या फिर एनग्रेव्ड हुआ होना चाहिए. दूसरा कि वहां जिस लैंग्वेज में है, जिस पर्टिकुलर एरिया में या रीजन में आपके रजिस्टर ऑफिस है वहां की लोकल लैंग्वेज में भी वहां पे होना चाहिए, एज वेल एज द इंग्लिश लैंग्वेज. तो कॉमन लैंग्वेज हमारे यहाँ पे ज्यादातर केसेस में एक्चुअली नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, बट ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि इंग्लिश में सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, अंग्रेज गए अंग्रेजी छोड़ के गए तो आपने एक्सेप्ट किया है. तो वहां पे आपको अंग्रेजी में या तो फिर जो एरिया जो रीजन में आपकी ये रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है वहां की लोकल लैंग्वेज में आपको वहां पे अपने साइन बोर्ड के ऊपर नाम लिखवाना है कंपनी का. दूसरा, कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड जो कुछ भी है वो लिखना है, यानी कि अगर पब्लिक लिमिटेड है तो सिर्फ लिखिए लिमिटेड, और अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो वहां पे पीछे लिख दीजिए प्राइवेट लिमिटेड. अगर सेक्शन 8 की कंपनी है तो वहां पे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द ओमिट कर सकते हो, और अगर ओबीसी
है तो वहां पे उसके नाम के नीचे ब्रैकेट में आपको ओपीसी यानी कि 1% कंपनी ये भी क्लियरली फ्लैश करना है। दूसरी बात यह है कि इसी लेबलिंग के अंदर आता है कि कंपनी का अगर कोई सील हो, ऑफिशियल सील हो, तो वहां पे भी उस सील के ऊपर भी कंपनी का नाम एनग्रेव्ड किया होना चाहिए और वहां पे भी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड या ओपीसी ये वर्ड्स वहां पे भी होने चाहिए। देखिए यहां पे लिखा है कि paint or affix its name and address of its registered office and keep the same painted or affixed on the outside of every office or the place which its business is carried on in a conspicuous position in legible letters, and if the characters employed are not those of the languages in general use it in that locality then also in characters of that language। यानी कि अगर वहां पे नाम, मान लीजिए कि मैंने मद्रास में कोई कंपनी खोल दिया है तो मद्रास में मद्रासी में लिखना पड़ेगा, बट मैंने लिखा है किसमें, तो मैंने गुजराती में लिख दिया है, तो वहां की लोकल लैंग्वेज को इजीली समझ लीजिए कि वहां के पोस्टमैन को भी यार पता नहीं चलेगा, कुरियर वाले को भी पता नहीं चलेगा कि ये क्या लिखा है। तो आपको इसी कारणवश वहां पे उस लोकल लैंग्वेज में भी आपका नाम पेंट करवाना है या तो अफिक्स करवाना है उस प्रीमाइसिस के बाहर। नेक्स्ट, have its name engraved in legible character on its seal। यहाँ पे if any, ये एक छोटा सा अमेंडमेंट है, नोटिफिकेशन के थ्रू आया है, पीछे लिखा है सिर्फ if any। get its name, address of its registered office and corporate identification number, CIN नंबर भी वहां पे होना चाहिए, along with the telephone number, fax number if any, email website address if any, painted इन ऑल इट्स बिजनेस लेटर्स। अंडरलाइन कीजिए आपके कोई भी बिजनेस लेटर्स जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस में कंपनी ज्यादातर केसेस में यूज करती है, कोई भी लेटर पैड्स होंगे या फिर ऑल द नोटिसेस एंड अदर ऑफिशियल पब्लिकेशंस जो भी कंपनी इश्यू करती है, उन सभी जगहों पे आपका टाइटलिंग होना चाहिए और नीचे आपका कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, यानी कि टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल या फिर आपका वेबसाइट का एड्रेस। हैव इट्स नेम पेंटेड ऑन द hundis and promissory notes, bill of exchange and such other documents as may be prescribed। So this is all about the registered office address। आगे देखिए change in the name change by the company। तो आगे आपके पास है कि when the company has changed its name during last 2 years। देखिए अब change of name, यहाँ पे रजिस्टर ऑफिस के केसेस में ही change of name की बात है, तो change of name अगर मान लीजिए कि किसी रजिस्टर ऑफिस के अंदर अदरवाइज किसी कंपनी ने अपना नाम पिछले 2 सालों में चेंज करवाया है, तो अगले 2 साल तक, अदरवाइज अप टू 2 years फ्रॉम द चेंज, आपको अपने नए नाम के साथ पुराना जो नाम था वो भी वहां पे फिक्स करके रखना है। देखिए क्या लिखा है, where the company has changed its name during the last 2 years it shall paint or affix or print along with its name the former name or names so changed during last 2 years। यानी जब भी आप अपना नाम चेंज करो, ऐसे तो होता नहीं, हालांकि कई एक्सेप्शनल केसेस में होता है कि कंपनी अपना नाम चेंज करे, अदरवाइज अगर वो चेंज करती है तो चेंज से 2 साल तक, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि विद इन 2 years अगर चेंज किया, बट कहां से आप विद इन 2 years लिखेंगे, ये आप नहीं कंसिडर करेंगे। तो इससे अच्छा है कि इसको उल्टा पढ़ा जाए कि आप जब भी चेंज करते हो उस चेंज से 2 साल तक आपको क्या करना है, आपको उस कंपनी के नए नाम के साथ अपना पुराना नाम भी जो कि फॉर्मली नोन था वो आपको वहां पे प्रिंट या फिक्स या पेंट करवाना है। आगे इन केस ऑफ ओपीसी, तो मैंने ये भी आपको बता दिया था कि ओपीसी के केसेस में चेंज ऑफ नेम तो टिल 2 years, ये मैंने आपको इजीली याद रखने के लिए सिर्फ लिखवा है। अब अगर ओपीसी है, 1% कंपनी है, तो ओपीसी के केस में भी आपको क्या करना है, तो आपके नाम के नीचे ब्रैकेट में लिखना है। देखिए क्लियरली मेंशन किया है कि द वर्ड ओपीसी यानी 1% कंपनी शैल बी मेंशन इन ब्रैकेट्स बिलो द नेम ऑफ सच कंपनी वेयरएवर इट्स नेम इज प्रिंटेड और अफिक्स्ड और एनग्रेव्ड। नोटिस ऑफ चेंज टू रजिस्ट्रार। अब देखिए चेंज ऑफ प्लेस, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। चेंज इज to be noticed to ROC। यहां पे लिखा है कि notice of every change of the position of registered office verified in the manner prescribed after the date of incorporation of the company shall be given to registrar within, underline कर दीजिए, 15 days
within 15 days of the change who shall record the same। तो चेंज अगर आप करते हो तो वहां पे विद इन 15 डेज आपको इंटीमेशन देना है आरओसी को, राइट। नेक्स्ट, चेंज बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। अब देखिए ये जो सारे चेंज थे ना, ये आपका नॉर्मल रिजोल्यूशन यानी कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से ये चेंज हो सकते थे। अब आपका पॉइंट है कि चेंज बाय एसआर, स्पेशल रिजोल्यूशन से चेंज करना है। तो स्पेशल रिजोल्यूशन कब नेसेसरी होगा, यानी कि यहां पे कोई ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी या इंफॉर्मेशन या फिर डिटेल है जो आप अमेंड कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो। इन दैट केस यू हैव टू चेंज दैट पर्टिकुलर फैक्टर बाय स्पेशल रिजोल्यूशन विद अ स्पेशल मेजोरिटी। ये आपको याद रखना है, स्पेशल रिजोल्यूशन जब भी आएगा तब आपको स्पेशल मेजोरिटी के ऊपर फोकस करना है। आगे देखिए, वहां पे लिखा है कि in case of an existing company outside the local limits of any city, town or village where such office is situated at the commencement of this act or whether it may be situated later by virtue of special resolution passed by the company। यानी कि सबसे पहली बात यहां पे ये है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, और वो किसी भी सिटी, टाउन या फिर विलेज के बाहर जाके अपना न्यू रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो शिफ्ट करती है, तो वहां पे ये स्पेशल रिजोल्यूशन के अलावा पॉसिबल नहीं बनेगा। इसका मतलब ये कि मान लीजिए कि पुणे, ये पूरा पुणे शहर है, मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस पहले यहां पे था, ये मेरा फर्स्ट वन ऑफिस है, और मैं ये रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे के इस एरिया में सेकंड ऑफिस, यानी कि ये बंद करके मैं शिफ्ट हो रहा हूं पुणे के किसी और एरिया में, और बाद में मान लीजिए कि यहां पे भी मैं बंद करके पुणे के इस एरिया में मैं शिफ्ट हो रहा हूं। सो क्या मैं एक सिटी से बाहर निकला? नो, मैंने उसकी लिमिट के अंदर ही मेरा ऑफिस चेंज किया, तो स्पेशल रिजोल्यूशन नॉट रिक्वायर, यानी कि एसआर की जरूरत नहीं है। बट अगर मान लीजिए कि मैंने मेरा चौथा ऑफिस जो है ये तीसरा बंद करके चौथा ऑफिस यहां पे इसके नियर बाय किसी एरिया में, राइट, नियर बाय किसी टाउन में या न्यू सिटी में मैंने नया रजिस्टर ऑफिस ओपन किया, पुराना बंद करके, तो ये जो शिफ्टिंग है जिसमें मैंने सिटी छोड़ दी है, पुणे सिटी छोड़ दी है, तो यहां पे एसआर जो है वो रिक्वायर्ड हो जाएगा। ओके, तो स्पेशल रिजोल्यूशन की बात है, रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी शैल बी चेंज ओनली बाय पासिंग एसआर बाय द कंपनी इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। देखिए एग्जिस्टिंग कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ any city, town or village where such office is situated at the commencement of this act or where it may be situated later by virtue of special resolution passed by the company। ओके, यानी जब भी आप कोई भी सिटी चेंज करोगे, कोई टाउन चेंज करोगे या फिर कोई विलेज चेंज करोगे, यू हैव टू पास व्हाट एसआर, अदरवाइज विद इन सिटी, विद इन टाउन, विद इन विलेज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देखिए, in case of any other company outside the local limits of any city, town or village where such office is first situated or where it may be situated later by virtue of special resolution passed by company। देखिए in case of any other company, अब ऊपर का केस देखिए एग्जिस्टिंग कंपनी की बात थी, एग्जिस्टिंग कंपनी और एनी अदर कंपनी में फर्क क्या रहेगा फ्रेंड्स, ये भी आपको सोचना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग कंपनी एंड एनी अदर कंपनी। अब देखिए नई कंपनी, ऊपर जो लिखा है ना वो पुरानी कंपनी जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है 1956 के एक्ट के अंदर, और जिसको भी अमेंडेड एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। अब एनी अदर कंपनी के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई नई कंपनी भी अभी रजिस्टर्ड हो रही है तो उस नई कंपनी को भी ये रूल सेम एप्लीकेबल होगा, भले ही वो 2013 एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हो, हाल ही में रजिस्टर्ड हुई हो, पर अगर वो कंपनी भी न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी भी अगर अपना सिटी, टाउन या विलेज छोड़ के किसी और एरिया में अपना रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट करना चाहे तो उसे भी ये एसआर का रूल इक्वली एप्लीकेबल होगा, राइट। आगे देखिए, चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ रजिस्ट्रार। अब देखिए रजिस्ट्रार चेंज हो रहे हैं, तो यहां पे मैं आपके लिए दो हिस्सों में इसको बांटना चाहूंगा कि रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार जो है वो चेंज हो रहा है एक रजिस्ट्रार से दूसरा रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार नंबर 2, ये रजिस्ट्रार नंबर 1 है, बट स्टेट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। स्टेट डज नॉट चेंज। आपका स्टेट चेंज नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार के यहां पे आप शिफ्ट हो रहे हैं। मान लीजिए कि आपने आंध्र प्रदेश में, जो कि एक स्टेट है, तो आंध्र प्रदेश में मान लीजिए कि आपने किसी एक रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन से दूसरे रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन में आपने चेंज ओवर किया, सो इट्स ओके, वहां पे चेंज कर सकते हो, बट उसकी कंडीशन कंपेयर टू, अगर मान लीजिए आंध्र प्रदेश से आप गुजरात में अपनी रजिस्टर ऑफिस ट्रांसफर कर रहे हो तो आपका पूरा स्टेट चेंज हो रहा है, तो वहां की जो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन में लिटिल बिट डिफरेंस है। देखिए क्या, where the company changed the place of its register office from jurisdiction of one registrar to jurisdiction of another registrar within same state, इसके ऊपर राउंड कर दीजिए, within same state, such change is to confirm by regional director on an application made by the company। देखिए यहां पे क्या होगा, तो आपको फर्स्ट कंपनी must have to apply to RD, regional director, right? अगर इसका अप्रूवल आता है, in that case only you can change your register office from jurisdiction of one registrar to another registrar। तो आपको सबसे पहले परमिशन लेना है रीजनल डायरेक्टर का, बट याद रखिएगा इस केस में आपका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, आप स्टेट चेंज नहीं कर रहे हो। आगे देखिए, यस आगे, कम्युनिकेशन एंड फाइलिंग ऑफ कंफर्मेशन। सो द कंफर्मेशन of the change of register office from jurisdiction of one registrar to another registrar within the same state shall be। अब देखिए यहां पे कम्युनिकेशन कर रहा है कि एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार में, बट विद इन, अगेन देखिए वहां पे राउंड कर दीजिए, सेम स्टेट, दोनों जगह पे, ऊपर के पैराग्राफ में भी आपको सेम स्टेट के ऊपर सर्कल कराना है और नीचे के पैराग्राफ में भी आपको सर्कल करना है सेम स्टेट के ऊपर, जिससे आपको पता चले कि स्टेट चेंज कब हो रहा है। तो communicate within 30 days from the date of receipt of the application by regional director to the company, and the company shall file the confirmation with the registrar within the period of 60 days of the date of confirmation, who shall register the same and certify the registration within a period of 30 days from the date of filing of such confirmation। अब देखिए यहां पे कंपनी को, आरडी को और दूसरे रजिस्ट्रार को, तीनों को कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आपने क्या किया था, तो आरडी को आपने एप्लीकेशन दिया था, राइट? आरडी का कंफर्मेशन आने के बाद कंपनी को है जो कम्युनिकेशन करना है, तो सबसे पहला कम्युनिकेशन आरडी और कंपनी के बीच में रहता है। तो वहां पे देखिए, कम्युनिकेटेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय आरडी टू द कंपनी, यानी कि यहां पे जो टॉपिक है इसमें ये लिखा है कि आरडी को विद इन 30 डेज कंपनी को इंटीमेट करना है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन अप्रूव हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। तो फर्स्ट कम्युनिकेशन इज मूविंग टुवर्ड्स कंपनी फ्रॉम आरडी। आरडी को जैसे ही कंपनी ने अप्लाई किया वहां से 30 डेज की गिनती शुरू, आरडी को अपना ये कंफर्मेशन 30 डेज में देना है, राइट? आगे देखिए, नेक्स्ट आपको बताया पॉइंट नंबर 2, द कंपनी शैल फाइल कंफर्मेशन विद द रजिस्ट्रार विद इन पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ कंफर्मेशन, हु शैल रजिस्टर द सेम। यानी कि अब बारी आती है सेकंड लेवल पे, कंपनी के पास जब ये कंफर्मेशन आ गया तो कंपनी के पास 60 डेज का पीरियड अवेलेबल है, जिसमें उसे रजिस्ट्रार को यानी कि आरओसी को इंटीमेट करना है, राइट? तो आरओसी को इंटीमेट किया। अब क्या होगा कि सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच कंफर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे आरओसी यानी रजिस्ट्रार 1 प्लस रजिस्ट्रार 2 दोनों को इंटीमेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसे बताना पड़ेगा कि मैं जा रहा हूं, और यहाँ पे इसे इंटीमेट करना पड़ेगा कि आई एम कमिंग, गब्बर इज बैक। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 बनता है कि रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार नंबर 2
वो विद इन अगेन 30 डेज कंपनी को इंटीमेट करेगा कि हाँ भाई आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका। देखिए, certify the registration within a period of 30 days from the date of filing of such confirmation। So ये आपको याद रखना है कि यहां पे कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, कंपनी विल गेट फ्रेश इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। कंपनी को एक नया बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाएगा, पुराना बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो नल एंड वॉइड है। क्यों? इसका रीजन ये है कि आपके जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होते हैं, उन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में आपका रजिस्टर्ड नंबर भी होता है, उसके साथ साथ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस भी होना है। तो उस सर्टिफिकेट को आपको अमेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे जो ऑफिस था उसके लिए आपका अलग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, अब यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बट याद रखिएगा, अभी भी आपकी कंपनी ने स्टेट चेंज नहीं किया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द स्टेट। देखिए, certificate, a conclusive evidence of the compliance of requirements. So the certificate shall be conclusive evidence of all the requirements of the act with respect to the change of register office have been complied with, and change shall take effect from the date of certificate। यानी कि मैंने ये पहले भी बता दिया था, कल हमने एक टॉपिक देखा था जिसमें हमने बताया था कि जब कंपनी कम्युनिकेट करती है आरओसी के पास, तो आरओसी का एक दायित्व बनता है, इनका एक ड्यूटी बनता है कि सभी पर्टिकुलर्स को चेक करने के बाद 100% सेटिस्फाइड होने के बाद ही उनको क्या करना है, उनको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू करना है। तो इसका मतलब ये कि अगर आरओसी ने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया, दैट मींस कंपनी हैड कॉम्प्लाइड ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट। कंपनी ने सभी कॉम्प्लायंस को प्रॉपरली कंफर्म किया है और कॉम्प्लाई किया है, राइट। तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन द सेंटेंस करके कि रजिस्ट्रार और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस फॉर द कंपनी, राइट। आगे देखिए, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, तो इफ डिफॉल्ट इज मेड इन कॉम्प्लाइंग, देखिए इन केस ऑफ डिफॉल्ट इज मेड in complying with the requirement of the section, the company and every officer who is in default shall be liable to penalty of 1000 rupees of every day during such default continues but not exceeding 1 lakh rupees, and act to override the memorandum। अब देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट के लिए आपको कितनी अच्छी सी छोटी सी एक पेनल्टी दी है कि डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, सो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर who is in default shall be liable to penalty of rupees 1000 for every day during which default continue but not exceeding 1 lakh rupees। तो कंपनी को 1000 रुपए पर डे की पेनल्टी लगेगी, मैक्सिमम वो लगेगी इतनी, तो 1 लाख रुपीस, इससे ज्यादा इसका पेनल्टी नहीं होगा। देखिए अब आगे, यस एक्ट टू ओवरराइड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। तो अभी ये जो कंपनीज एक्ट है, अब कंपनीज एक्ट 2013 आने के कारण यहाँ पे कोई चेंज ऐसे आए हैं कि जिसमें देखिए आपका जो आर्टिकल या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डेंस में बना था। अब ये पूरा जो एक्ट है इसे हमने कैंसिल कर दिया और इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया है कंपनीज एक्ट 2013 में, जिसकी काफी सारी सेक्शंस आज की डेट में एप्लीकेबल है, राइट। तो अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसी प्रोविजन कि जो मेमोरेंडम या फिर आपके आर्टिकल में है जो कि इनकंसिस्टेंस विद न्यू एक्ट है, इनकंसिस्टेंस विद न्यू एक्ट है, इन दैट केस एक्ट इज प्रिविल वैलिड। इसका मतलब ये है कि आपको वो कंडीशन अमेंड करनी होगी, आपकी पुरानी कंडीशन हमेशा 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 आपके नए एक्ट के अकॉर्डेंस में ही होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ओवरराइड करता है ये नया एक्ट। वही आपको एक छोटे से पैराग्राफ में बताया है, देखिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अंडरलाइन कीजिए, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट shall override the effect of provision contained in the memorandum, article or in agreement or in resolution passed by company in general meeting or by its board of directors, whether they are registered, executed or passed before or after the commencement of this act।
बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट का मतलब क्या 2013। तो 2013 एक्ट को इंप्लीमेंट करने से पहले जो कोई भी प्रोविजंस आपने इनकॉर्पोरेट किए हैं उनके लिए जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो ओवरराइडिंग सेक्शन है, ओवरराइडिंग प्रोविजन है, राइट। आगे देखिए, so any provision contained in any of the above mentioned document shall be void to the extent to which it is inconsistent to the provision of this act, right।